नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। चुनाव के चक्कलस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्ट 2 का शेषांश। चुनावी चक्कलस में किस प्रकार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होती रहती है फजीहत। प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या, पोलिंग अफसर भी परेशानी रहते हैं। वो पूरी मतदान पार्टी भी बहुत कंफर्ट महसूस नहीं करती है जब तक कि चुनाव समाप्त नहीं हो जाए। चुनाव समाप्त नहीं हो जाए नहीं, जब तक वो मतगणना केंद्र पर सारे कुछ जितने प्रोविज़न हैं उसके को परिपालन करते हुए ईवीएम मशीन, बैलेट बॉक्स जमा नहीं करवा देते हैं। पहले जिम्मेवारी यह थी कि पोलिंग अफसर को, ये पोलिंग पार्टी को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कि वोटिंग ख़त्म हुआ और वोट मतदान केंद्र पर ही बक्से या ईवीएम जमा कर देते थे। जो कलेक्टिंग ऑफिसर होते थे, जो मजिस्ट्रेट होते थे, उनको दे देते थे और मुक्ति पा करके मतदान केंद्र से ही वापस अपने शहर चले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि शायद ईवीएम मशीन के आने के बाद से ही ऐसा अब नहीं होता है। खैर, तो मैं था जिस चुनाव का जिक्र कर रहा था वह जिक्र थी 80 के दशक के आसपास, 83-84 का कोई चुनाव होगा। और वहाँ पर हुसैनाबाद में गांव की ओर से एक लड़का और एक बड़े बटरी लाए और पानी। दरअसल उन्होंने बटरी में मिश्री की डली लाई थी और मिश्री की डली सभी उन्होंने मिश्री खाए और पानी पिया। बहुत शीतल लगा और बड़ा आनंद आया और गांव का स्वागत करने की यह पद्धति भी भाग गई है। बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूर्व में कहा कि एक बढ़िया सा साधारण सा गांव राजपूत की बस्ती थी, अच्छी थी, साफ़ सुथरी बच्ची, व्यवहार भी अच्छा। दालान था जिसमें पुआर था, पुआर पर दरी बिछी हुई थी। इस सब में कोई कमी नहीं थी। शाम वहाँ तक बीती। शाम तक हम लोग फिर बीच में भोजन भी किया, बनवाया गया था भोजन। और रात्रि में सभी पार्टी मिल कर के अपने लोगों ने लिट्टी बनाया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। सिंह जी नाम के एक जुआ, बड़े ये सिंचाई विभाग के थे, बड़े खड़खड़ते, पता नहीं बेचारे अब कहाँ हो गए। उस समय तो कड़कड़ जवान थे और हंसमुख थे। शाम को ही हम अपना, शाम को क्या, वो 3-4 बजे के बाद ही जितना भी कागज़ पत्तर ठीक ठाक करना था, ये लिफाफ वगैरह, फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिए थे। अब केवल रात्रि को बैलेट पेपर आना था, उसकी रिसीविंग करनी थी, पेपर सील आनी थी, ये सब बाद में आना है। और बैलेट बॉक्स वगैरह तो आया हुआ ही था। दूसरे दिन सवेरे में सब शौच इत्यादि करके दातुन वतुन जो ब्रश व्रश ले गए थे, मुंह धोया और जो कुछ भी अपना ले गए थे, मिक्सचर, बिस्किट्स, ऐसी चीज़ें जलपान किया गया। उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था में लोग लग गए। मैं भी इधर उधर स्नान करके, कोई ख़ास काम था नहीं। वो गुनगुनी धूप थी जाड़े की उस समय, जो कि जाता हुआ जाड़ा था। इतना मुश्किल, बड़ी ठंडक नहीं थी कि वो बड़ा बोझ लगे। थोड़ी देर के बाद ये VVF वाले, विलेज वॉलंटियर फोर्स का एक लड़का आया। उसके जिम में जो काम था वो उसकी भी जानकारी थी और मुझे भी जानकारी थी। मैंने कहा कि देखो यार, ये हमारा जो मतदान केंद्र है, तो वो तो स्कूल का नाम दिया हुआ स्कूल है ही नहीं है। पूरा दीवार तक ढह गया था, केवल 1-1.5 फीट दीवार दिखता था निशान में। और कि ये इतना घर होगा, इतना कमरे होंगे, ये सब कुछ था नहीं। तो उसको दिखा दिया। वहीं पर तुम जा कर के डंडा पंक्तिबद्ध करने के लिए रस्सी और 200 फीट की दूरी पर ये कपड़ा भी मैं लाया हूँ साथ में, लाल लाल कपड़ा बाज़ार से खरीद लिया था। इसके लिए कंटीजेंसी के लिए रुपए मिलते हैं। वहाँ वोटिंग मटेरियल जहाँ कलेक्शन होता है वहाँ पर पैसे भी मिलते हैं, कुछ कैश।
तो इन सब चीज़ को खरीद लेना और तुम ठीक ठाक करके रखना। तो बोला जी सर। तो उसकी जिम्मेवारी दे दिया। मैंने कहा दोबारा मैं नहीं कहने जाऊंगा कि तुम्हारी रस्सी कैसी होगी, पंक्ति कैसी होगी, तुम पहले भी कराए हो नहीं कराए हो तो समझ लो 2 पंक्तियाँ होगी, एक स्त्री की एक पुरुष की, और ऐसे निकास होगा, ये समझा दिया। लड़का समझ गया। ये फिर भोजन हुआ। दोपहर में भोजन करके थोड़ा आराम किए। ठंडा में क्या नींद थोड़ी आती है, लेकिन एक डर भी था ना, डर का माहौल बहुत था, क्योंकि उस वक्त तक चारों ओर उग्रवादियों का प्रकोप बढ़ गया था। और हुसैनाबाद, विशेष करके पलामू का हुसैनाबाद एक सामान्य बात नहीं थी। हुसैनाबाद जाने का मतलब डरना था, डर की बात थी। भले हुसैनाबाद वालों को या उधर के रहने वालों को डर न लगे, लेकिन हम में से जितने भी लोग उस पार्टी में थे सब तो भयभीत ही थे। और एक का तो ये हालत था खान साहब का कि वो अपीयर ही नहीं हो रहा है। उसको मालूम है कि गलत जगह में गए हुए हैं, फंसे हुए हैं, और जाना नहीं है। वो उतना देखिए बिल्कुल कैसा जिद और कड़कड़ और दिमाग आदमी है। खैर, भोजन के पहले नहीं, भोजन के बाद एक व्यक्ति और आया, टर्न अप हुआ। फिर तुम कौन हो भाई? बोला कि मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अच्छा चौकीदार हो। और उसने एक कागज़ दिया, ज्वाइनिंग था, उसका ज्वाइनिंग लिए। ठीक है, आए हो तो अपना काम करो, सब बढ़िया से करना। और इस तरह से वो एक खाट पर थका हुआ पैदल कहीं से आया होगा, वो लेट गया। 1 घंटा बीता होगा। मैं एक कुर्सी पर बैठा बाहर में ही, कमरे के बाहर। पुरानी पत्रिका साथ ले गया था, सारिका। उसकी उन कहानी को, जो कहानी नहीं पढ़ा था कि न किसी कारण, उसको पढ़ने में दिल लगाने लगा। उतना मन तो न लगे, लेकिन फिर भी कभी कभी लग जाए तो कहानी चलने लगे। मैं पढ़ने लगता था। इसी बीच में देखा कि गांव की ओर से एक बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति आए, दरमियाने कद के, उसी स्वास्थ्य के वृद्ध थे, लेकिन ये शरीर के ऊपर कुछ पहने हुए नहीं, जाड़ा भी ठीक, बहुत ठंडा नहीं है, फिर भी वो नंगे बदन थे। गांव में ऐसा ही चलता है। मेरे दादा भी इनसे, जो आने वाले व्यक्ति थे, इनसे डेढ़ा लंबा चौड़ा और गौर बदन, लेकिन कभी उनको मैंने देखा कि संडो गंजी या बाह वाली गंजी या कुछ वो कपड़े वाला गंजी, कुछ नहीं। वो केवल धोती घुटने से ऊपर तक कमर में बांधे और कंधा पर लॉन्ग क्लॉथ मार्किंग का एक चादर गमछा किस्म का रहता था। वही कभी पगड़ी बन जाए, कभी कुछ हो जाए, और ये उनका ये वस्त्र, वही उनकी वेशभूषा रहती थी तब। तो वे आ रहे थे, वे आए, निकट भी आए, लेकिन मेरे निकट पहुंचने के पहले ही वो उलझ गए। जो सोया हुआ था चौकीदार उससे, और उन दोनों में गचर पचर क्या होने लगा मुझे समझ में नहीं आया। तब तक अंदर से सिंह निकल के आया, सिंह जी जो मेरे साथ का था पार्टी का, वो सिंह जी निकल के आया और उन लोगों को समझाया। फिर मैं समझा कि हुआ क्या। तो मुझे बताया गया कि चूँकि बाबा आए हैं, गांव के हैं, वृद्ध हैं, वरिष्ठ हैं, तो इनको जो सोया हुआ है आदमी, चौकीदार है इलाके का, ये जानते हैं कि इन्हीं के हल्के का चौकीदार है, इनके अदब में खटिया पर से इसको उठना चाहिए था। मुझे यहाँ पर 2 बातें लगी। एक तो अदब बहुत ही ज़रूरी था। हम बुजुर्ग आए, मेरे पास वो आते हैं तो मैं भी उन्हें नमस्ते करके उनको आदर देते हुए कुर्सी पर बैठाता। यह भले है कि मैं उठकर खड़ा नहीं हो जाता, लेकिन बहुत ही आदर से उन्हें ज़रूर बैठाता कुर्सी पर। लेकिन वो तो मेरे पास आए नहीं, वहाँ लगे। लेकिन जहाँ लग गए वहाँ भी मेरी ओर से, भाई मुझे चाहे जो आप जो सजा दें, मैं चाहता, मैं ये सोच रहा था, मैं इस पक्ष में था कि निश्चित रूप से उस चौकीदार को उठ करके खड़ा नहीं हो गए हो तुम, जैसे डर ना लगे तो न सही, लेकिन अदब से कम उठ करके बैठ तो सकते थे।
वो कितना अच्छा लगता उनको, कितना बढ़िया लगता, कितना प्रेम तुम पा सकते थे, लेकिन तुम पांव फैलाए लेटे ही रह गए। यह बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। शायद मुझे कोई यह समझे कि मेरी भी वृत्ति सामंती वृत्ति है तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये अनुशासनहीनता है। अपने से बड़ों का सम्मान होना ही चाहिए। बाबा को मैं समझा दिया कि देखिए बाबा, क्या कीजिएगा, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी काम में मतलब कहाँ सरकारी, हमारा गांव का फलनवा है ये। हम के हाँ है होगा, लेकिन यहाँ तो सरकारी काम से आया है ना, थका आया होगा, पैदल आया है, अभी आया है, इसलिए थकान के मारे वो आपका लिहाज नहीं कर सका, और कोई बात नहीं इसके मन में है, इसलिए सोने ही दिया जाए। आइए इधर आइए बैठिए। तो इस प्रकार से उस प्रकरण का पटाक्षेप था। बाबा जब बैठ गए तो उसके पीछे ही 2 बच्चियाँ, एक थोड़ी सियानी एक थोड़ी बच्ची, वो सब कप प्लेट और चाय लेकर के आए थे हम लोगों के लिए। सबों ने चाय पिया, सब उसको भी पिलाया गया। उठ के उठ, वही बाबा बोले उठ चाय पी, और वो भी उठ करके चाय पिया। सब चाय उठा करके, अब मुझे ये स्मरण नहीं है कि कौन प्याला ले गया, कौन ले आया, उनके साथ आदमी आया था, क्या हुआ था। इस प्रकार से उस शाम सूर्यास्त होने के पहले का समय कटा। लेकिन शाम बड़ी भारी लग रही थी, किधर जाएं क्या जाएं कुछ समझ में नहीं आता। पैंट वगैरह सब पहन करके वैसे ही चक्कर वक्कर लगाए। थोड़ा ही दूर मेन रोड भी था जो डाल्टनगंज से शायद हुसैनाबाद मुख्यालय प्रखंड के अंदर जाती होगी, वही सड़क होगी। वहाँ से मैं देख रहा था एक सड़क जा रही थी जिस पर गाड़ियाँ, ये बस वगैरह उतनी तो नहीं चलती थी, लेकिन चल रही थी। रात्रि को खाना वाना खा कर, अच्छा हाँ ये तो बीच की बात भूल ही गए। उसी समय शाम को जब मैं अच्छी तरह से समझ गया कि अब खान नहीं आएगा, तभी बताया सिंह जी ने कि देखिए सर उधर देखिए, उधर पूरब की ओर देखा तो खान साहब चले आ रहे थे, जैसे लगता हो कि झोली पोती लेके कोई कावली वाला आ रहा हो। सिंह जी ने कहा डांटिएगा सर, जरा डांटिएगा, इसको तो अलग मज़ा, आने दो ना भाई, तो आने दो भी। तो पहले आए थे, कहिए खान साहब। मैं पूछा कहाँ चले गए थे? आपका रिपोर्ट कर दिया है, आपका जगह पर सब्स्टिट्यूट भेज दिया है, जाइए आप लौट करके। अब तो उनके मुंह ही सब सफ़ेद होने लगे, सर ऐसे के बहुत तरह से गिड़गिड़ाने लगे, आप मेरे बेटे के बराबर है फलाना। हम कि सब कुछ सही है, आप नहीं भी आते, नहीं भी कहा कर तो कम से कम रहते। आपने कभी कहा कि हम नहीं आएंगे? आप सोचे कि हम बहुत चालाक हैं, होशियार हैं, ये बाकी सब बेवकूफ़ के जो हाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। 2 रात घर में मज़े से खा पी करके आज चले आए सवेरे। जितना डांटना हुआ हम लोग, फिर ज़्यादा डांटने से बेकार हो जाएगा, मरा जाए तो। फिर उसको दिलासा दिया कि नहीं ठीक है आपकी नौकरी बच रही है, रहिए। हाँ सर, हाँ देखिए बड़ी मेहरबानी होगी। जो आदमी परसों तरसों हमको कह रहा था ये क्या, ये तो लड़का है, हम तो कितना प्रिजाइडिंग ऑफिसर में काम कर लिए हैं, ये क्या है, कुछ नहीं इसको है, वो आज एकदम हाथ पाँव गोड़ हाथ जोड़ के हम क्या कहें, कह नहीं सकते हैं उसकी ये बदहालती को, जब ये मालूम हुआ कि रिपोर्ट कर दिया साहब। खैर अब दूसरे दिन वोटिंग की बात हो गई, वोटिंग समझा दिया गया, सब कुछ हम अपने टेबल पर सरिया लिए, सहूलियत के हिसाब से कहाँ क्या है, किसको इंक पैड देना है, किनको डबल इंक देना है, जो इंक लगाएंगे ऐसा वाला, और किनको बैलेट पेपर देना, सब कुछ कर दिया। खान साहब के जिम्मे बैलेट पेपर था और वही इंक भी लगाना था उनको। जिम्मेवारी तो थी, जिम्मेवारी सचमुचित तो पोलिंग 1 से भी ज़्यादा था। पोलिंग 1 को तो केवल इलेक्ट्रोल पर आने वाले मतदाता का पर्ची के हिसाब से नंबर ढूंढना, भाग संख्या ढूंढना, उनका नाम और पिता का नाम के सामने अंडरलाइन करना था। स्त्रियों के मामले में एक टिक भी लगा देनी थी और आगे बढ़ा देना था। आइडेंटिफाई हो गया उसका, जोर से बोल देते इतना क्रमांक इतना इनाम, पीछे बैठा पोलिंग एजेंट से बोलता हाँ सही है। अब जाता मतदान पदाधिकारी नंबर 2 के पास, जिसका काम था
कि वो ले करके उनको जो आए हैं वहाँ पर उसका एक मतदान पत्र है, उसके ऊपर में एक हस्ताक्षर या ठेपा लगाना और मत पत्र फाड़ कर उसको देना और हाथ में इंडिलेबल इंक लगा देना, अमिट स्याही। और वह मतदाता तब जाता तीसरे व्यक्ति के पास, तीसरा मतदाता सिंह जी के पास। सिंह जी देखते कि उसके उंगली पर निशान है कि नहीं, इसने फिर से मिटा तो नहीं दिया या क्या हुआ, ये सब देख करके तब की प्रक्रिया, अब की प्रक्रिया में बहुत अंतर आया है। वो तब वो देख करके वो बैलेट बॉक्स में ये बैलेट पेपर उसके हाथ में देते, मोड़ करके दो तह करके, या किस तरह का कितने मतदान कैंडिडेट की संख्या उसके हिसाब से फोल्ड करके और फिर खोल देते। और खोल देने के बाद मुहर इंक पैड पर लगा कर मुहर मारने वाले बात जाए कह करके कि जाइए वहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट में किनारे में जा कर के आपको किसी एक पर अपना निशान पर मुहर मार दीजिएगा और ये जैसे जैसे मोड़ा हुआ उसे फोल्ड करके लेते आ करके उनके सामने बक्सा रखा हुआ था सिंह के सामने, ये बक्से में डाल देना है। इतना बात करना है। और ये बात बहुत अच्छे ढंग से सब संचालित हो रहा था, मैं भी खुश था, सारा काम हो रहा था। उस वर्ष ही माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई थी। तो एक अलग खौफ था कि माइक्रो ऑब्जर्वर क्या होता है भाई, वो एक अलगे आवेगा, पता नहीं आजकल है या नहीं। तो मेरे उसका 300 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क थी, वहाँ से मैं देखा मेरे सामने ही से कि 2-3 बहुत ऊंची ऊंची गाड़ियाँ आ रही है। मैंने समझा कि कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है, निश्चित रूप से ये माइक्रो ऑब्जर्वर ही होगा, अन्यथा कौन आता है। और पेट्रोलिंग पुलिंग जो मजिस्ट्रेट है वो तो है ही नहीं। अभी आ रहा है, हम लोग का बात देखो आ रहा है भाई, सब होशियार रहो। इन लोग को बोल दिए कि अपना अपना काम करते रहिएगा, हाँ भाई तुम पंक्ति बनाओ, वैसे बिना हिले हाले हम सबको बोल दिए। वो VBF को भी बोल दिया पंक्ति ठीक रखना, स्त्री पुरुष का अलग अलग, सब अपने अपने से होशियार हो गया, मुझे करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी बीच हमारे खान साहब जो थे वो ज़्यादा घबरा गए। उसने ये बैलेट पेपर, मेटल का स्ट्रिप होता है, उसके किनारे हम 1-2 फाड़ के भी आए थे कि कैसे डिटैच करना है, ऐसे करके इसको पूरा इधर करना है और तब फाड़ना है तो बढ़िया से फटेगा। लेकिन ये जनाब बजाय इसके ऐसा के फाड़ने के ऐसे ही फाड़ने लगे और चर से आधे से ही बैलेट पेपर फट गया। अब तो वो 200 मीटर दूरी में ऑब्जर्वर। अब फटा हुआ बैलेट पेपर इस प्रकार का कभी हो जाता तो कोई बात नहीं था, उसका मेरे पास रेमेडी थी, उसके लिए व्यवस्था है, उसके लिए प्रबंध है, उसके लिए हमारे पास नियम कानून है। लेकिन अब हाथ में लेकर खड़ा है दूसरा, फिर वोटर तो परेशानी। अब तो सीधे मुझे देखा और हाँ कान देख करके एकदम अचानक कहाँ से आंसुओं की धार, अरे चुप रही अरे सब। अब देखिए बहुत आ रहा है निकट में, सब एकदम रुमाल निकालिए, ये पूछिए, पूरा पूछिए, सब पूछिए, नॉर्मल होइए, कुछ नहीं होगा, अगला यही काम कीजिए, दूसरे को दीजिए, इसको लपेट लीजिए इससे, और फिर दूसरे पर हस्ताक्षर कराइए। हम खड़े होकर उसके पास चले गए, दूसरे पर हस्ताक्षर कराइए और इनको जैसे हम बोले थे फाड़ने के लिए वैसे फाड़ के इनको दीजिए, व्यस्त रहिए। और इस प्रकार से वो वास्तव में माइक्रो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने देखा और उस पूरे इसका मकान था जो 1.5 फीट का दीवार वाला स्कूल नाम का, अंडर द ओपन स्काई वो वोटिंग हो रही थी खुले में, उसका फोटोग्राफी लिया। इस प्रकार से वे चले गए। उसके जाने के बाद मैं तो अथावत था, लेकिन खान साहब की तो हालत एकदम सिंह जी डांटे पर सिंह जी कुछ नहीं, अकेले महाराज कैसे प्रिजाइडिंग अफसर थे, मुझे लगता है कि उनको मिल गया था मसाला। अरे भाई सिंह साहब माफ़ करो यार, गलती हो गया, मुँह माफ़ करो। अब उसी समय में
वो हमके देखिए बोल दिए थे कि फटा हुआ के लिए अलग लिफाफ है, उसके लिए अलग व्यवस्था है, हम उससे भर करके उसका रिपोर्ट कर देंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। ऐसे से करके उसके बाद निकाला सिगरेट, खान और माचिस। तब कहता है सिंह जी, सर देखिए देखिए, ये खान को देखिए, खान साहब को देखा। अरे फिर उठ के मैं गया, फूंका कस कर, डांटा उसको कस के। एकदम बेशर्म है आप महाराज, आपको कभी नहीं बताया गया कि वोटिंग वो मतदान केंद्र पर दिया सलाई जलाना और सिगरेट पीना मना है? आप कैसे सिगरेट पी सकते हैं? हाँ साहब, सब याद आ गया, नहीं, ठीक कहा गया था मेहता साहब। और तुरंत फिर सब कुछ रखा। हम कि फट कैसे, आप बोलिए ना, आप ही बताइए खान साहब, यही सब करके आपको कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया गया होगा। अब आप बोलते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने हुए हैं। आप खुद ऐसा गलती करते हैं। वास्तव में आप इतना उम्र के हैं, हमको रोकते हुए अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगता है हमको, तो तकलीफ़ होती है खान साहब। नहीं, अब ठीक बोला, आप ठीक बोला, नहीं ठीक बोला। और इस प्रकार से शाम के समय वोटिंग का वक्त समाप्त हुआ। तब बताइए, उस टूटे फूटे घर में भी वोटिंग के समय समाप्त होने पर 10 वोटर्स हमारे पंक्ति में थे ही। तब मुझे एक पर्ची इशू करनी पड़ी, और जिसमें लिखना पड़ा कि 1 नंबर दिए सबसे जो अंत में खड़े थे उसको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये प्रोसेस में आता है। इसके लिए अलग लिफाफ रहता है। पूछा जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि वोटिंग ख़त्म होने के समय कितने लोग पीछे खड़े थे, कितनी पर्चियाँ दी गई, उस सब का डिटेल बनाना पड़ता है, फिर फॉर्म में भरना पड़ता है। बहुत कहती है प्रोसेस है इसमें, दिमाग बिल्कुल फ्री। तो प्रश्न है कि क्या सबको इतना परफेक्ट करते हैं? कोई जरूर नहीं है। कितना भी परफेक्ट करेंगे ना, कुछ गलती हो ही जाएगी, लेकिन इतनी गलती नहीं होनी चाहिए जिससे प्रभाव। और 4 पेपर जो है, 4 लिफाफ, जो बैलेट पेपर का अकाउंट हिसाब, पेपर सील का हिसाब, वो प्रिजाइडिंग अफसर की डायरी का फॉर्म, और वो डिक्लेरेशन जो घोषणा करते हैं उनका, ये चारों लिफाफ खुला हुआ देना चाहिए आखिर में, और वो दिया जाता है, दिया। इस तरह से उस वो मुझे लगता है फरवरी या जनवरी का महीना होगा, धुंध छाया हुआ था, दिन भर धूप नहीं हुआ था। वो चुनाव समाप्त हुआ, तब फिर वापस हम लोग वहाँ से डाल्टनगंज किसी ट्रक था अपने लिए, किसी ट्रक से वापस आना है, उस ट्रक से वापस आया। तो इस तरह से चुनाव की ये चकल्लस और उसके फेरे में फंसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्ट 2 का शेष भाग समाप्त हुआ। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा करके मेरा ये वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।